भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन जीएस वर्ल्ड के नोट्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जो वीडियो एग्ज़ाम, बीईओ एग्ज़ाम, यूपीपीसीएस जैसे एग्ज़ाम या फिर आरओ या जनरल स्टडीज़ वनडे कोई भी एग्ज़ाम है, सटीक है हिस्ट्री के लिए। सटीक तीन के तीनों हिस्ट्रियाँ इसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट बाय पार्ट इसको हम लोग धीरे धीरे पढ़ने का प्रयास करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को बस देख लेंगे, इतना कंप्लीट हो जाएगा, समझ लीजिए हिस्ट्री वनडे का आपकी सारी की सारी कंप्लीट। स्वागत है आप सभी का ब्रेन ट्रिकी जीके में। दोस्तों चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना आपका काम है। धन्यवाद। चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सिलेबस के बारे में थोड़ा बहुत समझते हैं क्या चीज़ है ये। भारतीय इतिहास, इसमें क्या क्या पढ़ना है। प्राचीन इतिहास प्रागैतिहासिक काल से हर्षवर्धन तक 650 ईस्वी तक। प्राचीन इतिहास प्रागैतिहासिक काल से हर्षवर्धन तक 650 ईस्वी तक। भारतीय इतिहास मध्यकालीन इतिहास। आधुनिक इतिहास 1707 से 1947 ईस्वी तक। अब इसमें भी मध्यकालीन में भी तोड़ा गया है। पूर्व मध्यकाल 650 से 1200 ईस्वी तक। उत्तर मध्यकाल 1206 से 1707 ईस्वी तक। पूर्व मध्यकाल में राजपूत काल भी, इसको राजपूत काल भी कहा जाता है। सल्तनत काल 1206 से 1226। मुगल काल 1526 से 1858 ईस्वी तक। इतिहास जानने के साधन। पहले जब भी इतिहास पढ़ते हैं हम लोग तो स्रोत के बारे में पढ़ते हैं, इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं। तो ये आपके इतिहास जानने के साधन स्रोतों पे चलिए। स्रोत में क्या क्या मिलता है, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। दो प्रकार के स्रोतों की बात होती है, एक पुरातात्विक, एक साहित्यिक। पुरातात्विक में मृदभांड, अभिलेख, सिक्के, स्मारक, चित्रकला। मृदभांड, अभिलेख, सिक्के, स्मारक, चित्रकला। साहित्य में है देसी साहित्य, विदेशी साहित्य। देसी साहित्य के अंदर दो आता है, धार्मिक साहित्य और गैर धार्मिक साहित्य। विदेशी में यूनानी, चीनी, अरबी जो यात्री आए थे उन लोगों का साहित्य। ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ, ये हमारे धार्मिक साहित्य। गैर धार्मिक में क्या आ जाते हैं, जैसे कि मृच्छकटिकम हो गया, और दूसरा अर्थशास्त्र हो गया, राजतरंगिणी हो गया। ऐसी जो पुस्तकें हैं सारी सारी गैर धार्मिक किस्म के पुस्तकें हैं जो हमारे भारत के इतिहास के बारे में बताती हैं। पुरातात्विक साक्ष्य पे चलते हैं लोग। इसके अंतर्गत मृदभांड, अभिलेख, सिक्के, चित्रकला एवं मूर्ति कला आते हैं। मृदभांड, पेन अच्छे से ले लिया जाए। इसके अंतर्गत मृदभांड, अभिलेख, सिक्के, चित्रकला एवं मूर्ति कला आते हैं। इतिहास जानने के लिए पुरातात्विक साक्ष्यों का विशेष महत्व है। पुरातात्विक साक्ष्यों का विशेष महत्व होता है इतिहास जानने के। मृदभांड, मिट्टी के बर्तन। मृदभांडों को पुरातत्व की वर्णमाला कहा जाता है। मृदभांडों को पुरातत्व की वर्णमाला कहा जाता है। मृदभांडों को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, पुरातत्व की वर्णमाला कहा जाता है। हम याद करने का भी प्रयास करेंगे, 2 बार 3 बार जब किसी बातों को बोला जाएगा तो माइंड में जाकर सेट हो जाएगी। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि बातों कितनी बार बोला जा रहा है। कृपया करके वीडियो फुल देखिएगा, धीरे धीरे आप लोगों को महसूस होगा कि कंटेंट कैसा मिल रहा है। प्रागैतिहासिक काल का प्रमुख मृदभांड काला एवं लाल मृदभांड होता था। प्रागैतिहासिक काल का प्रमुख मृदभांड काला एवं लाल रंग का होता था, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल में कुछ विकसित नहीं था तो ऐसा होगा। गैरिक मृदभांड, जिनको बोला जाता है OCP, वाटर कलर्ड पोएट्री, ये याद रखिए, कभी कभी इसका फुल फॉर्म ही पूछ लेता है। ओकर कलर्ड पोएट्री भी कहा जाता है। यह ताम्र पाषाण काल का मृदभांड है। इसकी खोज बी लाल ने रंगा घाटी, बिसौली, बदायूं, ये लिख लीजिएगा बीबी लाल का नाम, रंगा घाटी, बसौली, बदायूं एवं राजपुर, परसूर, बिजनौर में की थी। बीबी लाल ने हस्तिनापुर में COP का नामकरण किया था। COP का नामकरण किया था बीबी लाल ने हस्तिनापुर में। चित्रित धूसर मृदभांड, PGW, पेंटेड ग्रेवेयर, चित्रित धूसर मृदभांड, पेंटेड ग्रेवेयर की खोज भी बीबी लाल द्वारा ही किया गया था। यह लौहकालीन मृदभांड है। कौन सा कालीन मृदभांड है, तो लौहकालीन मृदभांड है। जो काला एवं लाल होता तो प्रागैतिहासिक कालीन था।
फिर ताम्र प्रसारणकालीन कौन था, तो ओसीपी, ओकर कलर्ड पोएट्री। गैरिक मृदभांड जो था ताम्र प्रसारणकालीन था। और ये आपका जो है लौहकालीन मृदभांड है, पीजीडब्ल्यू लौहकालीन मृदभांड है। इस मृदभांड की कालावधि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद से लेकर बुद्ध काल के शुरुआत के पहले तक माना जाता है। मृदभांड अहिच्छत्र, भगवानपुरा, हस्तिनापुर, दधेरी तथा मांडा से प्राप्त हुआ है। यह मृदभांड अहिच्छत्र, भगवानपुरा, हस्तिनापुर, दधेरी तथा मांडा से प्राप्त हुआ है। ये नोट कर लीजिएगा दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, ज़्यादा सही रहेगा। उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड NBPW एंड नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, इसकी कालावधि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से मौर्य काल तक मानी गई है। द्वितीय नगरीकरण से संबंधित है, यह द्वितीय नगरीकरण से संबंधित है। मृदभांड यही मौर्यकालीन विशिष्ट मृदभांड भी है, यही मौर्यकालीन विशिष्ट मृदभांड भी है। इनकी प्राप्ति राजगीर, बनगढ़, बांग्लादेश, चंद्रकेतुगढ़ तथा शिशुपालगढ़ से मिलते हैं, शिशुपालगढ़ से मिलते हैं। दक्षिण भारत में मिले अरेटाइन मृदभांड से भारत एवं रोम के बीच संयुक्त युग में होने वाले व्यापार का साक्ष्य मिलता है। पांडिचेरी के जिंजी नदी पर आरिकामेडू से 3 प्रकार के बर्तन मिलते हैं। लाल रंग के चकीलेदार मृदभांड एंटेटाइन, दूसरा 2 हथाजार एम्फोरे, फिर तीसरा चक्रांकित मृदभांड। काला एवं लाल मृदभांड को अर्थव्यवस्था में कृष्णलोहित की संज्ञा दी गई है। चित्रित धूसर मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड सबसे पहले अहिच्छत्र में प्राप्त हुए थे। NBPW मृदभांडों को सर्वश्रेष्ठ मृदभांड माना जाता है। इसका व्यापार किया जाता है केंद्रीय कौशाम्बी था, जिसका व्यापार केंद्र केंद्रीय कौशाम्बी था। अभिलेख, चलिए अभिलेखों में चलते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र कहा जाता है। अभिलेख मुख्यतः स्तंभों, शिलाओं, ताम्रपत्रों, मुद्राओं, मूर्तियों एवं गुफाओं में खुद मिले हुए होते हैं। शक छत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, शक छत्रप जो है वो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, जिसे शक छत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख याद कर लीजिएगा। शक छत्रप मतलब शक था, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। यह शक संवत 72 से लेकर के 150 ईस्वी में संस्कृत भाषा में लिखा गया था। यह चंपू शैली गद्य और पद्य मिश्रित में लिखा गया है, गद्य और पद्य मिश्रित में लिखा गया है, चंपू शैली में लिखा गया है। इसकी खोज जेम्स प्रिसेंट ने की थी। इस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक का नाम एक साथ उल्लेखित है। इस अभिलेख में सर्वप्रथम 6 प्रकार के करों, बलि कर, भाग, शुल्क, विष्ट, जिसे विष्ट को बेगार भी कहा जाता है, तथा प्रणय का उल्लेख किया गया है। कितने प्रकार का कर, फिर से देख लीजिए, 6 प्रकार करों का उल्लेख किया गया है। बलि, कर, भाग, शुल्क, विष्ट, जिसको विष्ट को बेगार नाम से भी जाना जाता है, तथा प्रणय का उल्लेख मिलता है। मालवा नरेश यशोवर्मन का मंदसौर अभिलेख है, जिसका लेखक वासुल था। कौन था, तो वासुल था, जिसका लेखक कौन था, वासुल था। चालुक्य नरेश पुलकेशिन प्रथम का बादामी चट्टान अभिलेख, चालुक्य नरेश पुलकेशिन प्रथम का बादामी चट्टान शिलालेख शक संवत के प्रयोग के साथ कन्नड़ भाषा में प्रथम लिखित अभिलेख है। पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख का लेखक रवि कीर्ति था। पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख का लेखक रवि कीर्ति है। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया था। इस अभिलेख में महाभारत के युद्ध के बाद काल गणना का उल्लेख मिलता है।
महाभारत के युद्ध के बाद कालगणना का उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख से ज्ञात होता है कि हर्ष पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध में पराजित हुआ था। इस अभिलेख में पहली बार गुर्जर जाति का उल्लेख हुआ है। गुजरात के शासक कुमारपाल की वारांगल प्रशस्ति का लेखक श्रीपाल था। कनिष्क के रबाकत अभिलेख में कुषाणों की वंशावली मिलती है। इसमें 4 नगरों साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, चंपा का उल्लेख मिलता है। छोटा छोटा नोट्स बना लीजिएगा सर। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख हड़प्पा काल के ईरान के बोगज़काई अभिलेख 1400 ईस्वी के हैं। 14 सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख हड़प्पा काल के ईरान के बोगज़काई अभिलेख 1400 बीसी के हैं। भारत में अशोक प्रथम राजा है जिसने जनता को अभिलेखों के माध्यम से संबोधित करने की परंपरा की शुरुआत किया। अशोक के अभिलेख को पढ़ने का श्रेय 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेम्प को जाता है। अशोक के मेरठ एवं टोपरा के स्तंभ लेखों को फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया था। मेरठ एवं टोपरा का स्तंभ लेखों को फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया था। तो अकबर ने कौशाम्बी के अभिलेखों को उठाकर इलाहाबाद के किले में रखवाया। अकबर कौशाम्बी का ले गया था और मेरठ और टोपरा का फिरोज शाह ले गया था। कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख और उनके राजाओं के नाम देख लीजिए। महत्वपूर्ण अभिलेख: हाथी गुम्फा का अभिलेख खारवेल। नासिक प्रशस्ति गौतमीपुर सातकर्णी का है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त का है। महरौली लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय का है। भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त का है। मधुवन एवं बांसखेड़ा अभिलेख हर्षवर्धन का है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार मिहिर भोज का है। देवपाड़ा अभिलेख विजय सेन का है। उत्तर मेरु अभिलेख परांतक चोल प्रथम का है। सिक्के के अध्ययन को मुद्राशास्त्र कहते हैं। भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के हैं जो मुख्यतः 500 बीसी के हैं, जो चांदी के बने होते थे। भारतीय मुद्राशास्त्र का जनक जेम्स प्रिसेम्प को माना जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक सिक्के आहत सिक्के हैं। आहत सिक्कों को साहित्य में करसापण, पुराक, धरण, शतमान कहा गया है। इन सिक्कों पर लेख नहीं बल्कि प्रतीक चिन्ह मिलते हैं। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य हिंद यवन शासकों ने किया था। इन्होंने ही उत्तर भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलाए। स्वर्ण सिक्के स्टेटर के नाम से जाने जाते थे, जबकि चांदी के सिक्के द्रम के नाम से जाना जाता था। सर्वाधिक शीशे के सिक्के सातवाहनों ने चलाया। मिनांडर ने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलवाए। कुषाणों में बिमकडफिसस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के का प्रवर्तन किया। सर्वाधिक तांबे के सिक्के कुषाणों ने चलवाए, जिन्हें दिनार कहा जाता था। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के गुप्तों ने चलवाए थे। कुषाण शासक बिमकडफिसस के सिक्कों पर पहली बार कुषाण शासक बिमकडफिसस के सिक्कों पर पहली बार शिवनंदी एवं त्रिशूल का अंकन मिलता है। सातवाहन शासक यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर जहाज का अंकन मिलता है। चित्रकला एवं मूर्तिकलाओं पर चलिए। चित्रकला एवं मूर्तिकला: हड़प्पा की खुदाई से अनेकों मूर्तियां मिली हैं, जिससे मूर्तिकला के विकास के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। परंतु बाद में मूर्ति निर्माण का श्रेय मथुरा कला को जाता है, जो प्रथम सदी से बुद्ध के मूर्ति के निर्माण
से शुरू होता है। गुफाओं में चित्रों द्वारा भी कला का प्रदर्शन किया गया है। चित्रों द्वारा कला का प्रदर्शन किया गया। इसके सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले के अजंता एवं एलोरा की गुफा चित्रों से प्राप्त होते हैं। मध्य प्रदेश के धार जिले में बाघ की गुफा मिलती है। मध्य प्रदेश के धार जिले में बाघ की गुफा मिलती है। साहित्यिक स्रोत को दो भागों में बांटा जा सकता है, वैदिक साहित्य एवं उत्तर वैदिक साहित्य। वैद्योत्तर या उत्तर वैदिक साहित्य दोनों एक ही होता है, तो घबराने की बात नहीं है। वैदिक साहित्य वेदों के संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास थे। वैदिक वेदों के संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास थे। वेद का अर्थ होता है जानना। वैदिक साहित्य के अंतर्गत चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक एवं उपनिषद ग्रंथ आते हैं। चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथ आते हैं वेदों के अंतर्गत। स्मृतियों की रचना 200 BC से 400 ईस्वी के बीच किया गया। इसमें मनुष्यों के संपूर्ण जीवन के क्रियाकलापों का वर्णन किया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति है। सूत्र साहित्य की रचना अधिक से अधिक तथ्यों का कम से कम शब्दों में सूत्र में किया गया है। कम से कम शब्दों या सूत्र में किया गया है। वेदों के अर्थ को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। वेदांग 6 प्रकार के होते हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, छंद। दोस्तों घबराइएगा मत, अभी इसको एक रीडिंग देख लीजिए। मैं इसमें से जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें होती सारे फैक्ट को याद कराने के लिए मैं अलग से सीरीज लेकर आऊँगा, जिसे न्यूमोनिक ट्रिक से सारा आप लोगों के माइंड में डाल दूँगा। घबराइएगा बिल्कुल मत, एक बस इसको एक बार देखिए फिर आ जाएगा वो भी। छंद कल्प सूत्र के 3 भाग होते हैं। कल्प सूत्र के 3 भाग होते हैं: स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। कल्प सूत्र के 3 भाग: स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। वेद प्रथम ऋग्वेद, इसका ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय एवं कौशितकीय है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौशितकीय है। यजुर्वेद, इसके ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ एवं उत्तर तैत्तरीय है। इसका ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ एवं तैत्तरीय है। सामवेद, इसका ब्राह्मण ग्रंथ पंचवीस है। इसे तांडव ब्राह्मण भी कहा जाता है। इसे तांडव ब्राह्मण भी कहते हैं। अथर्ववेद, इसका ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। चलिए कल्प सूत्र पे। कल्प सूत्र, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र। भारत का राष्ट्रीय आदर्शवाद सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अरण्यक, जंगल में पढ़े जाने के कारण इन्हें अरण्यक कहा जाता है। इनकी कुल संख्या 7 है: अत्रेय, संखायन, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, मध्य दिन और बृहदारण्य, तलवकार, छंदोग्य। उपनिषद, उपनिषदों की कुल संख्या 108 मानी गई है, किंतु प्रामाणिक उपनिषद 12 हैं। प्रमुख उपनिषद हैं ईशकेन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, तैत्तरीय, ऐतरेय, छंदोग्य, कौशितकी, बृहदारण्य, श्वेताश्वर। इतने आपके उपनिषद हो गए। महाकाव्य, चलिए रामायण आदि काव्य है तथा वाल्मीकि हमारे आदि कवि हैं। इसमें 7 अध्याय और 6000 श्लोक थे। 7 अध्याय और 6000 श्लोक थे, जो बढ़कर 12,000 अंततः 24,000 श्लोक हुए। इसलिए इस ग्रंथ का नाम चतुर्वशी या सहस्त्री संहिता पड़ा। मुगल काल में रामायण का फारसी अनुवाद अकबर के समय में अब्दुल कादरी बदाऊनी, ये याद रख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है।
मुगल काल में रामायण का फारसी अनुवाद अकबर के समय अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। शाहजहां के समय अनुवाद इब्न हरण करण ने किया था। बांग्ला में रामायण का अनुवाद कृतिवास ने किया था, जबकि तमिल भाषा में रामायण कंबन ने लिखा था। महाभारत यह व्यास की कृति है। परंपरा के अनुसार इस ग्रंथि के लिपिक भगवान श्री गणेश है। इस ग्रंथ की लिपिक भगवान श्री गणेश है। महाभारत में कुल 18 पर्व अध्याय हैं और हरिवंश इसका परिशिष्ट है। भगवद गीता इसके भीष्म पर्व का भाग है। शांति पर्व महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है। श्लोकों की संख्या, जब इसमें 8,800 श्लोक थे तो इसे जय संहिता कहा जाता है। जब 24,000 श्लोक हो गए तो इसे भारत कहा गया। जब 1,60,000 श्लोक हो गए तो इसे सहस्त्र शस्त्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। महाभारत को एक ही साथ अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र एवं कामशास्त्र कहा जाता है। तमिल में पल्लव काल में पेरुंद देवनार ने भारत वेणवा नाम से अनुवाद किया था। तेलुगु में महाभारत की रचना नयनया ने शुरू किया, जिसे तिक्कन्ना ने पूर्ण किया। माधव कदाली ने असमिया में महाभारत का अनुवाद किया। यह भारत का फारसी अनुवाद अकबर के समय रज़्मनामा नाम से अब्दुल कादरी बदायूनी ने किया, जबकि इसकी प्रस्तावना अबुल फजल ने लिखी थी। इस पर चित्रांकन दसावन ने किया था। अब चलिए पुराणों पर। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष या उनके पुत्र उग्र श्रवण माने जाते हैं। कुल 18 पुराण हैं। अमरकोश में पुराणों के 5 विषय सर्ग हैं। प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर एवं वंशानुचरित बताए गए हैं। विष्णु पुराण, मौर्य वंश, मत्स्य पुराण, सातवाहन वंश, वायु पुराण, गुप्त वंश। विष्णु पुराण, मौर्य वंश, मत्स्य पुराण, सातवाहन वंश, वायु पुराण गुप्त वंश की जानकारी देता है। मत्स्य पुराण सबसे अधिक प्राचीन एवं प्रामाणिक है। अग्नि पुराण में राजतंत्र एवं कृषि व्यवस्था का संपूर्ण विवरण दिया गया है। इतिहास तथा पुराण को सम्मिलित रूप से पंचम वेद कहा जाता है। वैदत्रयी, ऋग्वेद, सामवेद एवं यजुर्वेद को वैदत्रयी कहा जाता है। प्रस्थानत्रयी, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र एवं गीता को कहा जाता है। प्रस्थान स्तरीय याद कर लीजिएगा। प्रस्थानत्रयी, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र एवं गीता को कहा जाता है। धर्म सूत्रों की रचना 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व में मानी जाती है। प्रमुख धर्म सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सर्वाधिक प्राचीन है। आप स्तंभ धर्मसूत्र तथा विशिष्ट धर्मसूत्र है। स्मृतियाँ 200 ईसा पूर्व में धर्मसूत्रों का स्थान स्मृतियों ने ले लिया। जहाँ धर्मसूत्र गद्य में है वहीं स्मृतियाँ पद्य में लिखी गई है। मनुस्मृति की रचना मौर्योत्तर काल की है, जिसमें व्यवसाय के आधार पर वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है। मनुस्मृति के प्रमुख टीकाकारों में भारुचि, मेघातिथि, गोविंदराज एवं कुल्लूकभट्ट हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार विश्वरूप, विज्ञानेश्वर एवं अपरार्क थे। पराशर स्मृति के टीकाकरण माधवाचार्य थे। मिताक्षर इस पुस्तक के लेखक विज्ञानेश्वर थे। दयाभाग इस ग्रंथि के लेखक जिमूतवाहन थे। उन्होंने ही व्यवहार मृत्तिका पुस्तक की लिखी थी। बौद्ध साहित्य प्राचीन बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए, जिसमें सर्वप्रमुख त्रिपिटक है। त्रिपिटक शब्द का प्रथमतः प्रयोग
रिच डेविस एवं वूलर ने अपनी पुस्तक बुद्धिस्ट इंडिया में किया था। बुद्धिस्ट इंडिया में किया था। त्रिपिटक। त्रिपिटक शुद्ध पिटक संकलनकर्ता आनंद। इसमें बुद्ध के धार्मिक सिद्धांत एवं शिक्षा के बारे में लिखे। विनय पिटक के अंतर्गत संकलनकर्ता उपालि। विनय पिटक का संकलनकर्ता उपालि बौद्ध संघ के नियमों का संकलन है। अभिधम पिटक संकलनकर्ता मुगली पुत्र बौद्ध धर्म के दार्शनिक। शुद्ध पिटक सबसे बड़ा है। यह 5 निकायों में विभक्त है। दिग् निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय और खुद्दक निकाय। शुद्ध पिटक सबसे बड़ा है जो 5 निकायों में विभक्त है। दिग् निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय और खुद्दक निकाय। दिग् निकाय को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। इसमें राज्य एवं राजा की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। इसका अंतिम भाग महापरिनिर्वाण सूत्र है, जिसमें बौद्ध द्वारा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद में सुभद्र को दिया गया अंतिम उपदेश एवं बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का विवरण है। अगले में पढ़ेंगे दोस्तों हम मध्यम निकाय से पढ़ेंगे हम लोग आगे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, जो गलतियाँ हो उसके लिए क्षमा करिएगा, कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।